नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, आज हमारे चैनल पे अवनीश जी हैं और अवनीश जी जो हैं वो एक कल्चरल एक्टिविस्ट हैं। साथ ही ये आईसीसीआर के एडवाइजर मेंबर भी हैं, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है। और इसके साथ ही ये प्रारब्ध डॉट इन के फाउंडर और उसके एडिटर भी हैं। अवनीश जी, आज आपने हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी राहुल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अवसर मुझे दिया और आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू। अवनीश जी, आज जो चीज़ हम आपसे बात करने वाले हैं वो ये है, एक सो कॉल्ड किसान आंदोलन जो चल रहा है, राइट। इसे मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये किसान आंदोलन न लगते हुए ये एक आड़तियों का, बिचौलियों का, दलालों का आंदोलन थोड़ा ज़्यादा लगता है। क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी किसान अपने खेत को छोड़ के इतने समय तक नहीं आ सकता। कोई भी किसान मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू में किसी आंदोलन में बैठने के लिए नहीं आ सकता। और जो तरीका इन्होंने अप्लाई किया है कि गवर्नमेंट की कॉलर पकड़ के बोलना कि आप तो हमारी बातें मानो, नहीं तो हम पूरी तहस नहस कर देंगे, तबाही मचा देंगे, पूरा कोहराम मचा देंगे। तो ये कोई एक सभ्य तरीका नहीं होता किसी भी डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का या अपनी बातों को सरकार के पास में रखने का। साथ ही इनकी अगर हम लोग मांगों को भी गौर किया जाए तो एक दो मांगों को छोड़ के जो इनकी मांगे हैं, फिर वो चाहे एमएसपी की बात हो सारी फसलों पे, तो वो भी कहीं कहीं लॉजिकल नहीं लगता, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी 23 फसलों पे एमएसपी देती है। फिर उसके अलावा ये कहते हैं डब्ल्यूटीओ से बाहर आ जाओ। फिर ये कहते हैं कि क्रॉप इंश्योरेंस लाओ, जो कि ऑलरेडी है, और उसका प्रीमियम भी खुद ही भरो, गवर्नमेंट को कहते हैं। तो ये कहाँ से हुआ? कल को मैं भी ये कह दूं कि मेरा भी इंश्योरेंस है, वो गवर्नमेंट ही पे करे और सब करे, और मैं भी 1000 लोगों के साथ में एक हाईवे को जाम कर दूं। तो ये कोई एक सही तरीका नहीं हुआ। तो इस पूरे एस्पेक्ट को आप क्या देखते हैं, और क्या इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, या फिर कोई और एक थर्ड ताकत इन्वॉल्व है, या फिर आपका क्या व्यू है इस पूरे? जी राहुल जी, पीछे बाद में चलेंगे कि इस सारे तमाशे के पीछे क्या है। जरा इस तमाशे के आगे देखते हैं क्या है। जी। देखिए, आपने भी वो वीडियो क्लिप देखी होंगी और इस देश में जब से 2014 के बाद एक राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद कई आंदोलन हुए। जी। और किसी भी लोकतंत्र में आंदोलन लोकतंत्र का गहना कहा जाता है, निश्चित रूप से कहा जाता है। राजनीतिक आंदोलन हो, सामाजिक आंदोलन हो, सांस्कृतिक आंदोलन हो, किसी तरह का आंदोलन हो, आंदोलन लोकतंत्र का एक जरूरी हिस्सा है। बहुत अच्छी बात। इस देश ने सीए एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग जैसे आंदोलन भी देखे, जेएनयू में छात्र आंदोलन के नाम पर भी तमाशे देखे, किसानों के नाम पर पार्ट 1 का तमाशा देखा, और किसानों के ही पैकेजिंग में एक बार फिर पार्ट 2 का तमाशा हमारे सामने। लेकिन शाहीन बाग में भी आपने बहुत सारी ऐसी बाइट्स सुनी होंगी जिसमें कि भैया सीए का फुल फॉर्म क्या है, एनआरसी का क्या मतलब है, और पूरी तत्परता से जिन्हें आप क्रांतिकारी कह सकते हैं, जो क्रांति की मशाल थामे खड़े थे, जमा थे, उन्हें नहीं पता था। नहीं पता। किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग वहां पर खड़े हैं, भीड़ है, वहां से भी बाइटें आ रहे हैं, उन्हें एमएसपी का फुल फॉर्म नहीं पता। लेकिन हम बात करेंगे, देखिए एमएसपी की अवधारणा कब जन्मी, कब उपजी। ऐसा तो है नहीं कि आजादी के तुरंत बाद से, जब पूरा विश्व सो रहा था और पंडित नेहरू हमें जगा रहे थे, राइट। उनका बड़ा विशाल भाषण, तो ऐसा तो था नहीं कि 15 अगस्त के अगली सुबह हमने जब आंख खोली तो एमएसपी इस देश में था। नहीं था। नहीं था। हम उस पर नहीं जाएंगे, बहुत सारी चीजों पर। हाँ, 1960 के जब वो दौर आया, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हो गई,
तो हमारा देश उस समय खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। मैं दोषारोपण नहीं करूंगा कि 47 के बाद से 60 तक हम भूखे क्यों रहे, छोड़ दीजिए। शास्त्री जी को चाइना पाकिस्तान के साथ 65 की जंग में कहना पड़ा कि एक समय भूखे रहेंगे, राइट, एक समय भूखे रहो। तो ये बात ठीक थी कि हम भूखे थे, हमारा पेट खाली था। अमेरिका हमें लाल गेहूं देता था। मुझे लगता है कि आपको ध्यान नहीं होगा, लेकिन मुझे तो ध्यान है। हाँ, हल्की हल्की यादें हैं। हाँ, मेरी भी कुछ दिनों पहले मेरे पिताजी से बात हो रही थी। वो मुझे बता रहे थे कि आपके पिताजी को याद होगा, लाल गेहूं हम अमेरिका बहुत से छोटे आता थे। था। राइट, हम बहुत छोटे थे, लेकिन हल्का सा हमें ध्यान है। लाल गेहूं बड़ा मोटा, बड़ा अजीब सा, और वो अलग बात। निक्सन प्रेसिडेंट थे, श्रीमती इंदिरा को कई बार बेइज्जत किया उन्होंने। अमेरिका गेहूं नहीं देता था तो हमारे यहाँ खाने का संकट हो जाता था। तो उसी समय ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और उनके जनक को अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत रत्न दिया। और ये एक मुहिम शुरू हुई कि हमें अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होना है। देखिए, एक जब भूखा पेट भरने का संकट उसके सामने हो तो वो सलाद और सो कॉल्ड सैलेड की बात नहीं करता, वो कल्पना में भी नहीं आती। तो हमारी उस समय की बुनियादी जरूरत क्या थी? रोटी और चावल, पेट भर जाए। तो ये बिल्कुल क्रेडिट जाता है पंजाब के किसानों को कि जब 60 के दशक में हरित क्रांति शुरू हुई तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, वो किसान आगे आए और आगे आके उन्होंने खेती की पैदावार बढ़ाना शुरू किया। और सबसे पहले उन्होंने गेहूं पे काम किया, वीट पे काम किया, कनक पे काम किया, कनक उगाए। और एक समय आया कि हम तेज रफ्तार से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने लगे। लगभग 10 साल के बाद 70 के आसपास उन्हीं पंजाब के किसानों ने ग्रीन रेवोल्यूशन का उस एक दशक को एंजॉय करते हुए और अपनी गेहूं पर की गई मेहनत को की सफलता की बुनियाद पर उन्होंने पैडी को हाथ लगाया, धान को हाथ लगाया और धान की फसलें बोरी यानी चावल उगाना शुरू किया। पंजाब 5 नदियों का प्रदेश बंटवारे से पहले, लेकिन फिर भी पानी के मामले में बड़ा संतृप्त, आकार में छोटा जरूर है। तो 60 और 70 के दशक में पंजाब के किसानों को, मैं किसान इन्वर्टेड कामा में कोट अनकोट कह रहा हूं, किसानों को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो शुरुआत की, उसके पीछे सारा देश लगा। और आज स्थिति ये है कि पंजाब गेहूं के मामले में और चावल के मामले में, दोनों के मामले में देश में तीसरे और 5वें नंबर पे है। हाँ, अब चूंकि रफ्तार बढ़ानी थी तो केमिकल पर सब्सिडी, खाद पर सब्सिडी, कीटनाशकों पर सब्सिडी, ये सारा कुछ दिया जाने लगा और किसान ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाएं, क्योंकि कृषि एक व्यवसाय नहीं माना गया हमारे यहां, क्योंकि हमारे ग्राम दर्शन में कृषि हमारे अपने लिए होती थी, बेचने के लिए नहीं होती थी। लेकिन किसान सिर्फ अपने खाने भर का न उपजाए, दूसरों का पेट भरने के लिए भी उपजाए। यहां जन्म हुआ एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान को यह एक सुविधा दी गई कि आपकी खपत अगर 2 कुंटल गेहूं की है सालाना, अगर आपके पास जमीन है, आपके पास कर्म बल है, आप देश के हित में, विकास में अपने बाकी देशवासियों जो भूखे हैं, जो कृषिहीन हैं, जो भूमिहीन हैं, जो नौकरी पेशे लोग हैं, जो आपके लिए दूसरे काम करते हैं, जो बिजली बनाते हैं, जो आपके लिए खाद बनाते हैं, वो करने लगेंगे किसानी तो कैसे होगा? लेकिन खाना उनको भी है। तो आप बाकी का अपनी जमीन में भी ज्यादा मात्रा में उगाइए। इस बात के लिए परेशान मत होइए कि बाजार अगर नहीं खरीदेगा तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको दी जाएगी। और यहां से शुरुआत हुई इस देश में एमएसपी का। ठीक, हमारी तात्कालिक जरूरत थी। उसके बाद आज स्थिति क्या है? कोविड के बाद से ये कितने साल हो गए कि जब हम करोड़ों परिवार को राशन दे रहे हैं। राशन है तब न दे रहे हैं। आपके पास अन्न है तब न दे रहे हैं।
उसके बाद दौर आता है 90s का। 90s में एक और भारत रत्न जो अभी अभी मोदी सरकार ने दिया है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। जी। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण का काम किया, और जब 90s में इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई तो उसके बाद एक स्थिति ऐसी आई राहुल जी कि एक आम मध्यम या निम्न मध्यम, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और उससे भी नीचे की सोसाइटी इस लायक खुद को पाने लगी कि वो अब दाल चावल रोटी के साथ सब्जी भी खाने अफोर्ड करने लगी। तो उसको प्रोटीन और न्यूट्रिशंस बाकी चीजों से आना शुरू हुआ। लेकिन पंजाब के उन किसानों को, मैं अभी तक किसान कह रहा हूं, अभी मैं बदलूंगा ये टर्म, जी जी, आदत लग चुकी थी ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स का यूज करके, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडाइज्ड खादों का यूज करके पर हेक्टेयर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में उपज लेना, क्वालिटी की चिंता नहीं करना। ये धीरे धीरे उनके आदतों में शुमार हो गया, और एक समय ऐसा आया जो आज हम देख रहे हैं, पिछले 10 सालों से देख रहे हैं, उसके पीछे भी 10 सालों से देख रहे हैं। ये दौर 90 से शुरू हुआ, जब आपके पास पूरे देश में एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग मामले में एक इम्बैलेंस आना शुरू हुआ, क्योंकि चावल, धान, पैडी बाकी लोग भी उगाते हैं और भी देश का हिस्सा उगाता है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है, अगर देश होता तो 5वें नंबर का देश होता। बहुत नेचुरल है कि पंजाब का कई गुना बड़ा है। पंजाब से कट के बगल में हरियाणा, वो भी चावल उगाता है, वो भी गेहूं उगाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो भी चावल गेहूं उगाता है। हिमाचल, वो भी चावल गेहूं उगाता है। आप केरल चले जाइए, वेस्ट बंगाल चले जाइए, वहां भी खेती होती है। ऐसा नहीं है कि खेत अकेले पंजाब में है। अब आते हैं कि इनको किसान समझने की भूल मत करिए। उसकी वजह है, उसकी वजह एमएसपी है। जानते हैं क्यों? आप ये बताएं, बिहार का हमारा जो किसान है, उसने क्या अपनी किस्मत गलत कलम से लिखवा के पैदा हुआ है? आप जरा भौगोलिक स्थितियां देखें, पंजाब के मुकाबले बिहार के बहुत सारे हिस्सों की और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे बहुत सारे हिस्सों की सिंचित जमीन के मामले में पंजाब से बेहतर स्थिति। क्या दोष है उसका? उसे क्यों नहीं मिलती एमएसपी? वो क्यों बदहाल है? कारण है। अब आपको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बताता हूं कि ये पूरा इनका सिस्टम काम कैसे करता है और कैसे ये किसान नहीं है जो आपने पहले ही कहा। जी, ये किसान नहीं है, जानते हैं इनका मोडस ऑपरेंडी समझिए, ये करते क्या है। दरअसल ये सप्लायर हैं। किसान की पैकेजिंग में किसान आंदोलन, सो कॉल्ड किसान आंदोलन पार्ट 1 में भी सप्लायर थे, मंडी माफिया थे, मंडी माफिया के दलाल थे, आज भी वही हैं। ये कह देना, आरोप लगा देना ही पर्याप्त नहीं है। इसको समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है और क्यों हम कह रहे हैं। इनके अपराध, मैं अपराध शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इनके अपराध का तरीका देखिए। ये तस्कर हैं, सप्लायर के साथ ये तस्कर हैं। कैसे? बिहार में एमएसपी नहीं है, गेहूं का या चावल का, धान का एमएसपी यहां मान लीजिए है, उत्तर प्रदेश में है या कहीं कहीं है, सिलेक्टिव है पूरे देश में। अब ये करते क्या हैं, वहां से आढ़तियों के स्पॉन्सर्ड जो सप्लायर हैं वो एक झुंड में पंजाब से चलते हैं। जैसे ही वीट की क्रॉप आने वाली होगी वो वहां से चलेंगे, एक छोटे से कस्बे, एक छोटे से जिले में अपना ठिकाना बनाएंगे। बाकायदे होटलों में आपको मिला है इनके रहने का, आप देख रहे हैं कि सड़कों पर किस तरीके से रहते हैं, और पैसा ऐसा इसलिए रहते हैं। अच्छी बात है, उनकी वेल्थ बढ़े, इट्स गुड। तो अब वो करते क्या है, एक छोटे से कस्बे में आ गए, वहां उन्होंने ठिकाना बना लिया और कुछ लोकल एजेंट्स को वो साथ में जोड़ लेते हैं। उसके बाद एक खाली ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर ये निकलते हैं, और गुजरात में जिस तरीके से पटेल साहब के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन चला, जो डेयरी प्रोडक्ट में आया, कि उनका एक ही नारा था, अगर आपके पास अपने उपयोग के बाद पाव भर 250 ml दूध भी फालतू बचता है तो कलेक्शन वाली गाड़ी जाएगी, उसको दे दो, उसको दे दो। ये सेम शैली पर काम करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार का वो किसान जो
2 कुंटल खाने के लिए रखना चाहता है और 10 कुंटल उसके पास होता है। अब चूंकि वहां एमएसपी उसको नहीं मिलती, और मान लीजिए, मैं एग्जैक्ट भाव पे नहीं जा रहा हूं, मैं उदाहरण के लिए कुछ नंबर्स उठा लेता हूं। जी। मान लीजिए बाजार भाव 500 रुपया पर कुंटल वीट का चल रहा है। अगर उस किसान को उसके दरवाजे पर ट्राली ले जाकर बिना किसी बारदाने के, क्योंकि बारदाना जिसको बोरा कहते हैं, वो जो जूट का बैग होता है 1 क्विंटल का, आजकल उसका भी एमआरपी जानते हैं कितना है? 100 रुपए, मोर देन 100। तो बिना बोरे में पैक किए किसी किसान के दरवाजे पर कोई ट्रैक्टर ट्राली चली जाए, जेब में कैश भरा हो उस आदमी के, और वो कह रहा हो कि बाबूजी कितना गेहूं है आपके पास? बोले भाई साहब 10 कुंटल है, 2 कुंटल तो हमें चाहिए होगा खाने के लिए। बोले 1 कुंटल और रख लो, कोई बात नहीं है, 7 कुंटल हमें दे दो। लूज 7 किलो वीट वहीं अपने ही कांटे पर वो तौलवाता है, और 500 रुपए बाजार भाव चल रहा है, बारदाना उसको देना नहीं है, यानी कि बाजार भाव अब हो गया 600 रुपया। और उसके बाद कहता है जी 500 रुपया आप लेके जाओगे, भाड़ा लगाओगे, बारदाना पैक करोगे, वो सब करोगे, लाओ हम आपको 520 रुपया दे रहे हैं यहीं पे। किसान जोड़ता है 620 रुपया मिला मुझे, सही है। 25 रुपया बाजार तक जाने का भी मामला बच गया। गेहूं उठा के भंडारण नहीं करना पड़ा, उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ डालना नहीं पड़ा, और 7 कुंटल गेहूं इनको 520 रुपए में मिल गया मान लीजिए। और उस समय पंजाब तक ले गए ये, वो हो गया 550 रुपया कुंटल। मैं ऐसा ही कह रहा हूं जी। मान लीजिए एमएसपी है 1000 रुपया प्रति कुंटल, और एमएसपी पर ले जाकर किसी किसान के नाम पर उसको मंडी में अगर गिरा दिया, तो 1000 में से 550 रुपया निकालिए, कितना बनता है राहुल जी? 450 रुपया। कौन सा ऐसा धंधा है, कौन सा ऐसा धंधा है जिसमें अराउंड 50% का मार्जिन है? बता दीजिए, तस्करी के अलावा। सही बात है, बताइए। सही बात है। आज की तारीख में कोई भी जेन्युइन बिजनेस करे उसमें 50% प्रॉफिट तो होता नहीं है। ठीक है। हाँ। तो ये इनके कांड हैं, इसलिए ये सप्लायर हैं। अब किसान क्यों आ जाते हैं? अगर आप किसी से चैलेंज करिएगा कि ये किसान है, कितने किले जमीन है इसके नाम पर, वो दिखाएंगे, हाँ साहब ये देखो ये किसान है। क्यों? क्योंकि पासबुक उसी का इस्तेमाल होता है ना, ये बात है। मंडी में गिराने के लिए पासबुक उसी का इस्तेमाल होता है, और उसको बिना किसी मतलब के 50 रुपए पर कुंटल मिल जा रहे हैं। आई माई उसकी अपना एमएसपी जो अपना पैदावार किया उसने तो गिरा ही दिया, और उसने कहा साहब इमेज ये बनाई गई कि जहां पर 5 कुंटल की पैदावार है, वहां पर पंजाब का मेहनती अन्नदाता 50 कुंटल पैदा करता है। अरे 45 कुंटल वो सप्लाई करता है, तस्करी वाला माल। इसलिए भीड़ में किसान आपको दिखेंगे। मैनेजमेंट आंदोलन सप्लायरों का है, प्रायोजक है मंडी माफिया, संरक्षण वहां की सरकार का है, जो कि एक अराजकतावादी मानसिकता की सरकार है, और मकसद है पूरा राजनीतिक। जी। वो क्लिपिंग भी पूरे देश ने सुनी लिया कि मोदी का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसको गिराना। तो साहब ये किसान आंदोलन नहीं है। अब आता हूं एक बात पे, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछा, नहीं तो मैं एक बात और कंटिन्यू। राइट, मतलब इसी जो आपने अभी चीजें बताई समझाई, इसी से जो बात एक हमेशा दिमाग में आती है कि दिक्कत सिर्फ पंजाब के किसान को ही क्यों है? क्या किसान पूरे भारत में सिर्फ पंजाब में ही है? क्या पंजाब से लगा हुआ हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, क्या यहाँ खेती नहीं होती? पर जो आपने अभी जो एक्सप्लेन किया, जिसके पीछे का जो आपने बैकग्राउंड और लॉजिक बताया, उससे ये चीज साफ समझ में आती है कि सिर्फ पंजाब के ही किसान को दिक्कत क्यों है, या सो कॉल्ड किसान को दिक्कत क्यों है। क्योंकि वो किसान ना होते हुए वो ये जो पूरा बैकग्राउंड में जो काम चल रहा है, ये वो सारे लोग हैं, वो मंडी माफी का जो एक पूरा सिंडिकेट है। राइट। और इसीलिए शायद जो पिछले बार जो किसान आंदोलन हुआ था, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट ने जो फार्म रिफॉर्म्स के जो लॉ लाए थे, उस लॉ का जो उन्होंने अपोज किया था, वो भी इसीलिए किया था क्योंकि किसानों के पास, एक्चुअल किसानों के पास इन आड़तियों, इन बिचौलियों के अलावा एक्चुअल कंपनियां भी एक ऑप्शन थी
कि वो अपनी खेती उन कंपनियों को भी बेच सकते थे। और इन्होंने क्या प्रोजेक्ट किया कि ये कंपनियां आपकी ज़मीनें खरीद लेंगी, ज़मीनें हड़प लेंगी। तो जहां उनको लगा कि अब मेरा दाल नहीं गलने वाली है, मेरा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये कंपनियां तो अपने अच्छे स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा क्रॉप उगवाएंगी और सीधे खेतों से ही उठा के ले जाएंगे। तो मुझे तो इसकी ना तो फसल मिलेगी, ना मैं इस फसल का गेम मंडी में जाके एमएसपी पे कर पाऊंगा, और ना मैं गवर्नमेंट की खरीदी कंप्लीट होने के बाद में इन किसानों की फसलें कम प्राइस पे ले पाऊंगा। तो यहाँ पर उनको लगा कि मेरा पूरा गेम बिगड़ने वाला है, तो उन्होंने वो आंदोलन खड़ा कर दिया। साफ है, साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, यही पैटर्न इनका राइस पे है, पैडी पे है, धान पे है, इसी तरह से ये करते हैं। पंजाब में जाकर एमएसपी एंजॉय करने वाला धान होता है किशनगंज का, होता है गोपालगंज का, होता है सिवान का, होता है छपरा का, होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, और अन्नदाता बना बैठा है किसान पंजाब का। तो ये एक अपने आप ये वजह निकल के सामने आ जाती है। अब एक चीज बता, आज एमएसपी गेहूं और चावल पर आवश्यक नहीं है। गेहूं और चावल की पैदावार को अब संरक्षण और प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समान रूप से पूरे देश में उगाया जा रहा है, जो स्थानीय जरूरतों को पूरी कर रहा है, और उसके साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी आपके पीडीएस को लिए भी पर्याप्त एफसीआई के गोडाउन बफर में जमा करने के योग्य हो चुका है। किसान बिल में तो छोड़ दीजिए, जो पहले का किसान बिल था जो ड्रॉप कर लिया गया उसको छोड़ दीजिए, जो विड्रॉ कर लिया गया। अभी जो 4 राउंड की बैठक हुई है उसमें जो सबसे अंतिम बैठक में जो उनको प्रस्ताव दिया गया उसमें यह था कि हां, हम आपको एमएसपी देंगे, एमएसपी का दायरा बढ़ा रहे हैं। अब जरूरत क्या है इस देश को? क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन की। हमें सब्जी भी चाहिए, हमें फल भी चाहिए, आलू भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, तरकारियां भी चाहिए। दलहन का क्या होगा? तिलहन की फसल का क्या होगा? बराबर। क्या मोदी जी हमेशा अफ्रीका से दाल मंगा के आपको खिलाते रहेंगे? शर्म नहीं आती इस देश के सो कॉल्ड अन्नदाताओं को जो सड़क पर खड़े हुए हैं कि चावल और गेहूं से पेट भर लोगे? दाल कहां से लाओगे? दाल क्यों नहीं उगाते? किस तेल में पकाओगे? तिलहन कहां गया? ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं चाहिए तुम्हें? क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वहां तस्करी का गेम नहीं है। सही बात। जबकि जब मैंने अभी कहा कि 60 के दशक में नमन है इनको, इन्होंने इनिशिएटिव लिया, हरित क्रांति एक बेस बना, इन्होंने इनिशिएटिव लिया, 70s में चावल के लिए इनिशिएटिव लिया। लेकिन हमेशा आप वही सिलेबस पढ़ते रहेंगे क्या? आप वही कपड़े पहन रहे हैं जो 60 में पहन के आप खेत में उतरते थे? आपके पास वही हल है क्या? आपके पास उनमें ट्रैक्टर हैं, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, कहां से आई? वही दोहन करके आई, जमीनों का दोहन किया है आपने। इसलिए अगर कोई ये कहे कि साहब वहां पर हर खड़ा हुआ सप्लायर थोड़ी ना है, मैं कहां कह रहा हूं, लेकिन वहां का किसान जिसके नाम पर किसान बही में खेत का रकबा दर्ज है, वह भी इस सिंडिकेट का हिस्सा है। आप एक अनैतिक काम आपको बताऊं जो अब काफी रुका है जी। मेडिकल स्टोर्स। आपको पता है ड्रग लाइसेंस जब मिलता है किसी मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, तो एक फार्मासिस्ट के नाम पर ही ड्रग लाइसेंस दिया जाता है जिले स्तर पर। बराबर। हर मेडिकल का व्यापारी फार्मासिस्ट होता नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अब वो करता क्या है? मैं फार्मासिस्ट हूं, मैं कहीं नौकरी कर रहा हूं या कोई और काम कर रहा हूं, मैंने फार्मेसी कर रखी है। एक एक फार्मासिस्ट के प्रमाण पत्र पर 10-10, 15-15 मेडिकल स्टोरों की दुकान खुली होती थी, और एक बंधी बधाई रकम 2000, 3000, 4000, 5000, डिपेंड ऑन द सेल एंड मार्केट ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉप, वो उसको घर बैठे मिलता था। 30,000 रुपए वो दिहाड़ी कर रहा है महीने की, और 30,000 रुपए यहां से मिल रहा है।
यही स्थिति है सप्लायरों के सिंडिकेट में काम करके, मंडी माफियाओं के सिंडिकेट में काम करके इन सो कॉल्ड पंजाब के अन्नदाताओं का, जो वाकई किसान हैं, जिनके पास जमीन है, मैं मानता हूं जमीन है, लेकिन वो इसी सिंडिकेट के हिस्से। अच्छा, सही है। इसलिए आपको मुख्य फसल चावल और गेहूं पर अब इस पूरे देश से एमएसपी समाप्त कर दिया जाने की आवश्यकता है, और वही उस किसान बिल में था, वही सरकार के इस ताजा दिए प्रस्ताव में भी है। बराबर। और ये कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तस्कर हैं, ये व्यापारी हैं, ये मंडी माफिया वाले हैं। इसलिए ये आपको पैकेजिंग में दिखेंगे किसानी के, लेकिन ये कभी मान नहीं सकते, इसका कोई हल नहीं है, और सरकार ये अच्छी तरह जानती है। इसीलिए उसने इतने कड़े उपाय किए हैं कि तुम दिल्ली नहीं आओगे, क्योंकि तुम दिल्ली आने और लोकतंत्र में जिस आंदोलन को खड़ा करना सार्थक और सकारात्मक माना जाता है, उसके पात्र नहीं हो। अब आते हैं कि एमएसपी कहां दिया जाना चाहिए। पुराने कृषि कानूनों में था ये, अभी के प्रस्ताव में भी है। आप तिलहन उगाओ, दलहन की फसल बुंदेलखंड जो आज का कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को कर दीजिए, तो एक संयुक्त बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड की जिस धरती को लोग भूखी प्यासी धरती, बंजर, उखड़, पत्थर उगाने वाली धरती कहते हैं साहब, दलहन का दिल झूम के दलहन उगाती थी, दालें। लेकिन आज वहां की स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने उसको कैश क्रॉप बनने नहीं दिया। तुम इस देश के बाकी किसानों के हत्यारे हो, तुम कपास के किसानों के हत्यारे हो, तुम दलहन की खत्म हुई खेती और बुंदेलखंड के थके हारे भूखे किसानों के हत्यारे हैं ये। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब एक चीज, एक काल्पनिक सवाल, चलिए साहब एमएसपी पे गारंटी दिया, एक ऐसे ही काल्पनिक सवाल जी, चलिए दे दिया राहुल जी। अब आप ये बताइए, जब आपको एमएसपी पर एक गारंटी मिल गई, तो फिर आप किसानी से उपजी आय को टैक्सेबल आय स्वीकारने के तैयार हैं? जी, मतलब जीएसटी देंगे, उंगलियां घी में और सब चीज, दोनों हाथों में लड्डू, सब चीजें चाहिए। एग्जैक्टली। जीएसटी देंगे, जीएसटी के बाद एनुअल रिटर्न भरेंगे, इनकम टैक्स देंगे, होइए तैयार। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। और दूसरी चीज, किसान सिर्फ आप हैं। फिगर उठा के देख लीजिए, आज की डेट में पूरे देश का जो वीट उत्पादन है, गेहूं का उत्पादन है, उसका सिर्फ 12% आप उगाते हैं पंजाब के सो कॉल्ड किसान और सप्लायर्स महोदय। और वो भी 12% उगाते हैं, लेकिन एमएसपी सबसे ज्यादा एंजॉय आप करते हैं। इतना ही अंतर अगर देख लिया जाए और चेक कर लिया जाए, तो इनकी तस्करी का पूरा खेल खुल जाएगा। उगाते 12% हो और कहते हो पूरे देश का पेट भर रहे हैं। आता कहां से? तस्करी से ना, और कहां से आता है? इसलिए तुम तस्कर और सप्लायर इसलिए कहे जाओगे और पहचाने जा रहे हो कि आप ये बताइए जरा, एक तस्कर और एक सप्लायर रोज सुबह उठता है, उसको किसी दीन धर्म से मतलब थोड़ी ना राहुल। वो कहेगा अच्छा आज सुबह, आज दिन भर किस चीज की डिमांड रहेगी? ओ यार आज दिन भर कनाडा में मैन सप्लाई। और ठीक है, सप्लायर मैन सप्लायर हो गया, वीजा निकालो। फिर किसका डिमांड है? वो आजकल चिट्टे की डिमांड बहुत कर रही। अच्छा, ड्रग की खेप उठाओ, साल भर गेहूं चावल थोड़ी नुकता है। वो जी अब कनक पैदा हो गया, ओहो बिहार निकल जाओ। तो सप्लायर का ये, इसीलिए वो सप्लाई की एक बुनियादी इनके डीएनए में है। बराबर। इसलिए जब इनको ड्रग सप्लाई करना होता है, तो ये अपराधियों को जोड़ लेते हैं। वो पूरा नेक्सस आपको पता है पूरे पंजाब में। जब इनको गेहूं और चावल की तस्करी करनी होती है, तो वो किसानों को जोड़ लेते हैं। जब इनको वीजा की दलाली खानी होती है ट्रूडो के झंडे के नीचे, तो वो ट्रेवल एजेंट गांव गांव
खोज लेते हैं, नए नए तरीके इन्वेंट करते हैं कि एनआरआई से शादी करा देंगे, भाई बहन की शादी करा के भेज देते हैं, देवर और भाभी की शादी करा के भेज देते हैं। तो ये एक मानसिकता है। मैंने काल्पनिक सवाल उठाया कि अगर एमएसपी दिया तो टैक्स दोगे? जबान बंद हो जाएगी। और दूसरी चीज, सही बात है, दलहन और तिलहन की मैंने बात की। आप ये बताइए, चाय की खेती नहीं है, वो तो टैक्सेबल है। रबर की खेती नहीं है, वो भी टैक्सेबल है। वो भी टैक्सेबल है। कपास नंगे हो जाओगे, पहनोगे क्या? वो तो टैक्स देता है। केरल का हमारा किसान जो मसाले उगाता है, वो तो टैक्स देता है। जो चाय सुबह पी के और शाम को जो शराब पी के तुम यहां सड़कों पर बवाल कर रहे हो, उन दोनों को बनाने वाला टैक्स देता है। सही बात है, बराबर। तो अकेले तुम क्यों? और मछली पालन का क्या होगा? क्या वो किसानी नहीं है? मुर्गी पालन का क्या है? वो किसानी नहीं है? बकरी पालन का क्या है? वो किसानी नहीं है? सुअर पालन क्या है? किसानी नहीं है? अंडा, 2 अंडे तोड़ के आमलेट बना के चखने के रूप में खाते हो, सप्लायर वो तो देता है टैक्स। सही है। क्या गेहूं ही खाओगे, गेहूं ही पहनोगे, गेहूं से नहाओगे, गेहूं से ही धोओगे? ये मुगालता है, इसलिए कि ये सप्लायर हैं, इनका इंटरेस्ट सप्लाई में है। बिल्कुल सही है। तो सर इसमें फिर अब राजनीति भी बहुत हद तक इन्वॉल्व है और चुनाव में भी सर पर हैं, तो फिर इमीडिएट सॉल्यूशन क्या निकलता दिखता है? कोई सॉल्यूशन नहीं। तो ये फिर सॉल्यूशन ऐसे ही देखिए, बैठे रहेंगे? नहीं, सॉल्यूशन सरकार के एंड से कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि समझने वाला जब समझने के लिए तैयार ही ना हो और न समझना उसकी मजबूरी हो, हाँ, और पीछे क्योंकि से वो बन के, पॉलिटिकल चाबी भरी हुई हो। भाई ये बताइए, एक लड़का जो किसी गलत नियत से बुर्का पहन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठा हो, शक होने पर ये कहा जाए मोहतरमा हम आपकी मदद करना चाहते हैं, जरा बुर्के का कवर तो हटाइए, वो कैसे हटाएगा? हटाएगा तो पकड़ा जाएगा। यहां भी वही हो रहा है। वो किसान के किसानी का बुर्का पहन के बैठा है सप्लायर। अगर किसानों से बात करके प्रस्ताव दे रही है सरकार, तो सरकार भी इस वाले पार्ट 2 में इनसे खेल रही है, क्योंकि सरकार जानती है, सरकार ये जानती है। और मान की सरकार ने अभी तक, ये इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता था, ओ चालो जी चालो जी चालो जी चालो जी चालो जी, निकल लिए, पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस किए, बहुत तरीके चकदे पट्टे करते हुए ये आ गए दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर। यानी इनका अपना घर सेफ, पंजाब सेफ, पंजाब में शांति है जी। बवाली जितने हैं वो सब एक स्टेट लांग के जा चुके हैं, एनसीआर दिल्ली। इस बार क्या हुआ है, सरकार ने पंजाब से निकलने नहीं देंगे, वही रोक दिया, वही रोक दिया। तो एक चीज बताऊं, बवाल करने की नीयत से शहर में निकला हुआ आदमी का जब अपना मोहल्ला गंद मारने लगता है ना, तो यही वजह है कि अपने मोहल्ले के लोग ही कहते हैं कि गंद मचाना बंद करो। और इसलिए सरकार ने इनकी एंट्री ना हो सके अराजक लोगों की, इसलिए मजबूत इस्तेमाल किए, बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह एक ऐसे बिहेव किया जैसे दुश्मन देश की कोई सेना आ सकती हो। उतना इंतजाम जितना किया जा सकता हो उतना सरकार ने किया है, बिल्कुल किया है। हरियाणा पुलिस ने उतना किया है, खट्टर ने उतना किया है। क्यों? क्योंकि हम और आप दो अदने से आदमी बैठ के इनकी पहचान बता रहे हैं। क्या सरकार बहादुर को पता नहीं है एग्जैक्टली कौन लोग हैं? बिल्कुल बराबर, उनको पता है। और आप कह रहे हैं ना इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन अब निकल रहा है घर से। पंजाब के लोग इन्हें हिकारत की नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि पंजाब का असली किसान पहचान गया है कि ये कौन लोग हैं। आप ये बताइए, इतना इनके साथ जुल्म हो रहा है और ये सारे के सारे जेन्युइन किसान हैं, तो चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो चाहे दूसरे बॉर्डर्स हो, वहां पर जितना बवाल चल रहा है उसके समर्थन में पंजाब के किसी शहर, किसी कस्बे, किसी गांव से आपने कोई मार्च, कोई प्रदर्शन, कोई रोष, कोई इस तरह की चीज देखी? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं हरियाणा पे।
हरियाणा का किसान क्यों नहीं है इनके साथ? क्योंकि पिछली बार का अनुभव उसे बताता है कि मुकदमे हुए उनके लड़कों पर बेगुनाह, जेल में सड़े ये तो प्रवासी पंछी की तरह अराजक आए थे, आपके शहर में पॉकेटमारी करके वापस अपने शहर चले गए। राइट। हरियाणा के लोग और हरियाणा के किसान पश्चिमी तो बहुत बड़ी मुखालफत कर रहे हैं इनकी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान कहां है? इसलिए जब समाज सॉल्यूशन खोजता है तो समाज ने तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशन खोजे हैं और वही परमानेंट सॉल्यूशन होते हैं, वही परमानेंट सॉल्यूशन होता है। इसलिए इस बार अब ये बचने का रास्ता देख रहे हैं, किसी तरह भागने का रास्ता देख रहे हैं। इनको प्रमोट करने वाली भगवंत मान की सरकार खुद फंस गई है, क्योंकि उनका अपना घर घिरा हुआ है, गंद उन्हीं के घर में मच रही है। अब एक प्रश्न मुझे लगता है कि ये अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा जी। एक बड़ा स्वाभाविक सा सवाल आना चाहिए लोगों के मन में कि किसानों के नाम पर सड़कों पर जब भी बवाल होता है तो ये अलगाववादी खालिस्तानियों की एंट्री कैसे हो जाती है? एग्जैक्टली, बिल्कुल बराबर। क्यों हो जाती है साहब? उसका रीजन है भाड़े की सैनिकगिरी करने की मानसिकता जो इतिहास में दर्ज है। जो सुधी दर्शक होंगे वो इतिहास उठा के पढ़ लें। गुरु की प्यारी फौज जिस उद्देश्य के लिए बनी थी वो अपने उद्देश्यों से कहां कहां जाके बिखरी और चंद पैसों के लिए किसके किसके साथ लड़ी, कब कब लड़ी। गुलाम भारत में, अंग्रेजी शासन वाले भारत में भी देख लीजिएगा, मुगल पीरियड के तुरंत बाद। तो ये आंदोलन है आढ़तियों का, असली मालिक है सप्लायर, कंधा है किसानों का, क्योंकि वो किसान भी उसी सिंडिकेट के हिस्से हैं, उनको भी हिस्सा मिलता है। और सड़कों पर कूदने, लहंगा पहन के तलवार भांजने की कला के धनी भाड़े की फौज के नाम पर खालिस्तानी। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि हर बार वो आ जाते हैं और उसके साथ इंटरनेशनल फंडिंग। ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है। इसको देश का किसान होता ना समझता है धीरे धीरे। किसान एक ऐसा शब्द है ना, अरे मैं किसान हूं भाई। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता महानगरों में कमाता हुआ हर युवा का एक गांव होता है। सही। उस गांव में एक खेत होता है, उसका खलिहान होता है। चूंकि वो हराम की एमएसपी और अपने खेत को बर्बाद करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाल के उसका दोहन करता, इतना संस्कार इस देश के किसानों में है, धरती पुत्रों में, अन्नदाताओं में। इसलिए वो इन महानगरों में जाके उसका युवा, उसका मध्यम वर्ग जाके नौकरी करता है। और तुम किसान की अगराहट, इसलिए तुम किसान नहीं हो। वही नौकरी पेशे वाला जब उसकी कंपनी उसकी नौकरी पर आंच आती है तो धरने पे बैठ जाता है, कैंपेन चलाना शुरू करता है, श्रम अदालतों में जाके मुकदमा तक लड़ता है। ये भी वही कर रहे हैं, क्योंकि ये नौकरी पेशे हैं, मंडी माफियाओं के। ये किसान नहीं है। किसान को इन्होंने शामिल कर रखा है। किसान फार्मासिस्ट हैं, उसी तरह अवैध मेडिकल स्टोरों की तरह, जिनके नाम पर पर्चियां कटती हैं। और इसका एक सॉलिड एग्जाम्पल, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी सरकार ने जब किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की तो पंजाब ने बहुत देर तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। जब रिस्पॉन्ड भी किया तो वहां पर राहुल जी मालूम है लोगों ने क्या कहा कि जी देखो ऐसा है, किसानों का डेटाबेस क्या करोगे लेके, आप तो मंडियों को पैसे ट्रांसफर कर दो। मंडी किसानों को दे देगी ज्यादा अच्छे तरीके से। कैसे दे देगी? कारण ये कि जितने किसान की संख्या आपने मंडियों में रजिस्टर्ड करा रखी है, अगर वो डेटा आप अपलोड कर देते तो जिस तरीके से फर्जी एलपीजी कनेक्शंस और रियल एलपीजी कनेक्शंस कितने थे, 1-2 करोड़ नहीं, 14 दशमलव कुछ करोड़ फर्जी गैस कनेक्शन थे।
मोदी जी अभी बहुत बेईमानी कर रहे हैं। 7-8 करोड़ ही सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दिया है उन्होंने बचाया है 14 करोड़, अभी उनको 7-8 करोड़ और देना चाहिए। बराबर। तो ये जो फर्जी किसानी के नंबर्स हैं, ये नंबर्स रातों रात गायब हो जाते। और यही वजह है कि आज भी जेन्युइन किसान ही पंजाब में किसान सम्मान निधि पाता है। उसके लिए 2000 रुपए का बड़ा महत्व है। सही बात, बहुत महत्व है। तो ये साहब वो सो कॉल्ड जो लेफ्टिस्ट और लिबरल इकोसिस्टम इस देश में नेगेटिविटी फैलाने के लिए कहता ना कि मनुवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था। साहब ये किसानी की मनुवादी व्यवस्था है। सही बात। मुट्ठी भर 12-18% जट सिख जो इस्लाम की तरह मुसलमान नाम के एक झंडे के कवर के नीचे छुपे रहते हैं। आपके 3-13 130 पर दर्जनों बार बात करेंगे। इनके अंदर कितने बंटवारे हैं इस पर बात नहीं करेंगे। इसीलिए पंजाब का हर आदमी सरदार नहीं है, बहादुर कौम नहीं है। आपको ये भी जानना होगा, आपके दर्शकों को भी जानना होगा कि पंजाब इस देश का अकेला वो प्रदेश है जहां इस देश की सबसे बड़ी दलित आबादी रहती है। चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे रामदसिया सिख पगड़ीधारी समाज हो। ऑफिशियल रिकॉर्ड भले 35 से 36% है, लेकिन एक्चुअल में 37 से 38% इस का जो पंजाब की कुल आबादी का 37 से 38% दलित हैं। उनके गुरुद्वारे अलग होते हैं। ओके। 60% पगड़ीधारी हैं। वो 60% में जट सरदार नहीं है। जट सरदारों की कुल आबादी अगर उठा के देखेगा तो ये ऑन पेपर बढ़ा चढ़ा के कहते हैं 21% है, 18% के आसपास। इससे ज्यादा आबादी नहीं है। ये अपने गुरुद्वारे में किसी दूसरे को घुसने नहीं देते। ये वही हैं BMW वाले, ये वही हैं पोकलैंड लेके लहराने वाले, ये वही हैं जो तमाम सेफ्टी गियर्स पहन के ट्रैक्टर हाँकने वाले। ये साल भर यहां सब्सिडी का कमाया हुआ पैसा, MSP का कमाया हुआ पैसा, सप्लायरों से लिया हुआ कमीशन इकट्ठा करते हैं और कनाडा भेजते हैं। इसलिए पंजाब इनका 60-40 का एक हिस्सा है। 40% हिंदू आबादी है, 60% वो आबादी है जो सिखी के तहत आती है। उसमें भी तमाम बंटवारे हैं जी। इस बार वहां का समाज, और वो ऐसे ही नहीं निकल गए, बड़े बुजुर्ग आदमी थे भाई, बीमार पड़ गए हैं। खैर उनके नाम में ही उनके कर्म के अनुरूप दल्लेवाल है। उन्होंने जो ये कह दिया ना कि राम मंदिर के बाद तो इसका ग्राफ बहुत ऊपर चला गया भाई। हाँ एग्जैक्टली, वो वीडियो तो ये वहां का तापमान बता रहे थे, जो बदलाव पंजाब की जमीन पर दिखाई दे रहा है। 40% और 60% में से 30% अगर 4 और 3 7 70% एक जगह इकट्ठा हो गया तो 20% क्या करेगा, ये डर है। इसीलिए पॉलिटिकल आंदोलन है, मौका किसानी का है, चूरन किसान का बिकता है, यहां से लेके ब्रिटेन तक, ब्रिटेन से लेके अमेरिका कनाडा तक। इसलिए किसानी बेच लो। देश का किसान इनको समझ रहा है, इनका घर इनको पहचान रहा है। यही वजह है कि अब इनको कहीं से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और आपने जितनी डिटेलिंग में और जितनी माइन्यूट तरीके से एक एक चीज़ को बताया, समझाया, आई एम श्योर ये दर्शकों के लिए एक बहुत नया इंसाइट होगा। और एक इसके पीछे की जो सच्ची स्टोरी है, जो नहीं पता पड़ती लोगों को, या जिसके बैकग्राउंड में जो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता होती लोगों को, वो लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता पड़ेगी। आपके समय का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है आपसे फिर से दोबारा मुलाकात होगी किसी और अच्छे टॉपिक के ऊपर। आपसे और हम लोग नॉलेज लेंगे और डिटेलिंग में बात करेंगे। आज के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, नमस्कार।